सब्सक्राइब कीजिए राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप भी। हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद जय राजधानी। मैं डॉक्टर रमेश यादव, राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोड़िया जोबनेट जयपुर से। आज हम पढ़ने वाले हैं अम्लीय और लवण प्रभावित मृदाएं, मींस एसिडिक और साल्ट अफेक्टेड सॉइल। बड़ी प्रॉब्लम है पूरे हिंदुस्तान की, राजस्थान की, तो बड़ा इंपॉर्टेंट वाला चैप्टर है। यहां पढ़ेंगे हम अम्लीय और लवण प्रभावित मृदाएं। सबसे पहले जनरल बात करें तो भारत में कुल जो कृषिगत क्षेत्रफल है वो है 159.7 मिलियन हेक्टेयर। कितना है भाई? 159.7 मिलियन हेक्टेयर, या अगर उनको अपन मिलियन एकड़ में बोले तो वो बनता है 394.6 मिलियन एकड़। तो भारत का कुल खेती की जाने वाला एरिया, कृषि क्षेत्र, वो है 159.7 मिलियन हेक्टेयर या फिर 394.6 मिलियन एकड़। लेकिन इनमें से 90 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में अम्लीय मृदाएं हैं। कितने मिलियन हेक्टेयर में भाई? 90 मिलियन हेक्टेयर में अम्लीय मृदाएं और 6.73 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में लवण प्रभावित मृदाएं। और ये आंकड़ा जो दिया गया है वो CSSRI, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल के द्वारा दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। भारत का कुल कृषि क्षेत्र 159.7 मिलियन हेक्टेयर या 394.6 मिलियन एकड़, उसमें से 90 मिलियन हेक्टेयर में अम्लीय मृदाएं हैं, जबकि 6.73 मिलियन हेक्टेयर में लवण प्रभावित मृदाएं। और ये आंकड़े दिए हैं CSSRI, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल, हरियाणा ने। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं, बाद में पढ़ेंगे लवण प्रभावित, शुरुआत में हम पढ़ रहे हैं अम्लीय मृदाएं। अम्लीय मृदाओं की परिभाषा की बात करें तो परिभाषा आपके सामने आ गई है। ऐसी मृदा जिसके मृदा कोलॉइड्स पर, कोलॉइड्स आप जानते होंगे स्टूडेंट, सबसे बारीक कण जो होते हैं ना, सबसे बारीक जो पार्टिकल होते हैं, फाइन पार्टिकल्स होते हैं, उनको कोलॉइड्स कहते हैं। तो मृदा कोलॉइड्स कह दो या मृदा संकीर्ण कह दो या कले कह दो, वहां पर अगर हाइड्रोक्सिल आयनों की बजाय अगर H+ आयन ज्यादा है, मतलब हाइड्रोक्सिल कम है, OH- कम है, H+ ज्यादा है, तो ऐसी मृदाएं अम्लीय मृदाएं कहलाती है। साथ ही इनका जो pH होगा वो सदैव 7 से कम होता है। तो एग्जैक्ट डेफिनेशन बोले तो ऐसी मृदाएं जिनके मृदा संकीर्ण यानी क्ले या कोलॉइड्स पर हाइड्रोक्सिल आयनों की बजाय हाइड्रोजन आयन ज्यादा होते हैं और pH सदैव 7 से कम होता है, उन्हें अम्लीय मृदाएं कहते हैं। अधिक वर्षा या आर्द्र क्षेत्रों में मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अम्लीय मृदाएं कहां ज्यादा मिलती है? ये मिलती है जहां ज्यादा बरसात होती है, जहां आर्द्रता ज्यादा रहती है, नमी ज्यादा रहती है, वहां ज्यादा क्यों मिलती है? क्योंकि बरसात से या नमी ज्यादा रहने से लवण और क्षार वो चले जाते हैं नीचे, जिसको कहते हैं लीचिंग। जल प्लस लवण क्षारों का घुल के नीचे की ओर जाना, पानी में घुल के लवण क्षारों का नीचे की ओर जाना क्या कहलाता है? लीचिंग कहलाता है। तो लवण क्षारों की तो हो गई लीचिंग, ऊपर क्या बच गया? एसिड प्रोड्यूसिंग आयंस बच गए, लोहा बच गया, हाइड्रोजन बच गया। तो जहां ज्यादा बरसात होती है वहां पर अम्लीय मृदाएं पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अधिक वर्षा अम्लीय मृदा, अधिक वर्षा अम्लीय मृदा क्यों मिली वहां पर ज्यादा? क्योंकि लवण क्षारों की हो गई लीचिंग। तो साफ साफ लिखा है, देखो यहां अधिक वर्षा वाले और आर्द्र क्षेत्रों में ज्यादा मिलती है क्योंकि वहां पर लवण क्षारों का क्या हो जाता है? अपक्षालन हो जाता है या लीचिंग हो जाती है। pH इनका सदैव कितना होता है? 7 से कम होता है। लेकिन जनरली बात करें, इन जनरल बात करें, 7 से कम होता है। आप सब जानते हैं क्षार जो होते हैं उनका pH 7 से ज्यादा होता है, अम्ल होते हैं उनका 7 से कम होता है। तो अम्लीय मृदा का भी 7 से कम हो जाएगा। लेकिन 7 से कम में भी कितना होगा? ज्यादा। तो जनरली इनका जो pH मिलता है वो 4 से लेके 6.8 के बीच में मिलता है। अम्लीय मृदाओं का pH सामान्यतः कितना मिलता है भाई? 4 से लेके 6.8 के बीच में मिलता है। जीवांश पदार्थ बहुत अच्छा होता है। देखिए अम्लीय बहुत अच्छी मृदाएं होती है। थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है बेटा, कुछ आयंस को लेके दिक्कत आती है, कुछ दूसरी। बाकी जनरली बात करें, इन जनरल बात करें, जैसे 7 pH है, 7 से 2 ज्यादा वाली क्षारीय हो गई, 7 से 2 कम वाली अम्लीय हो गई। लेकिन 2 ज्यादा वाली क्षारीय की बजाय 2 कम वाली अम्लीय ज्यादा अच्छी होती है क्योंकि उसमें जीवांश पदार्थ ज्यादा होता है। तो इनमें जीवांश पदार्थ अधिक होता है, इसलिए अम्लीय मृदा थोड़ी अच्छी होती है। इनकी संरचना भी ज्यादा खराब नहीं होती है। समझ में आ गया होगा। इन मृदाओं में धनायन विनिमय क्षमता और बेस संतृप्ति कम होती है भाई। धनायन विनिमय क्षमता अम्लीय मृदाओं में कम होती है, जबकि क्षारीय मृदाओं में धनायन या जो बेस संतृप्ति होती है वो ज्यादा होती है। बेस ज्यादा कहां मिलेंगे? क्षार ज्यादा कहां मिलेंगे? बेस क्या है? क्षार, वो तो क्षारीय मिलेंगे। लवणीय में थोड़ा सा ज्यादा रहेंगे इनकी मात्रा, लेकिन अम्लीय में कम रहेगी। इसलिए क्या बोलते हैं कि इनकी CEC या धनायन विनिमय क्षमता और बेस संतृप्ति बेटा कम होती है। अम्लीय मृदाएं कहां मिलती है? देखिए हिंदुस्तान का मैप आपके सामने है। तो जिन जिन राज्यों में ज्यादा बरसात होती है वहां सभी जगह अम्लीय मृदाएं पाई जाती है।
आसाम में अम्लीय मृदा मिलती है, केरल में मिलती है, त्रिपुरा में मिलती है, मणिपुर में मिलती है, पश्चिम बंगाल में मिलती है, उड़ीसा में मिलती है, बिहार में मिलती है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मिलती है। तो जहां जहां ज्यादा बरसात हो रही है, आसाम, केरल, त्रिपुरा, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्र, मतलब जो पहाड़ों के नीचे के जहां पानी इकट्ठा होता है वहां पर ज्यादा अम्लीय मृदाएं मिलती है। अब लेते हैं मृदा अम्लीयता के प्रकार। तो देखिए भाई, दो प्रकार की मृदा अम्लीयता होती है, एक होती है सक्रिय अम्लीयता, एक होती है संचित या विनिमयशील अम्लीयता। दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं बेटा, थोड़ा सा ही फर्क है। अगर ये जो मृदा कण है जिसको आप हुमस दिख रहा है आपको, देखो ये ऑर्गेनिक पार्टिकल होता है, हुमस कार्बनिक कण होता है। इसके अलावा क्ले है, ये अकार्बनिक कण होता है, इसको मिट्टी कह सकते हैं, सबसे बारीक मिट्टी कहते हैं। इनके ऊपर अगर हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम लगे हुए, किसके ऊपर लगे हुए? मृदा के कण पे या हुमस पे लगे हुए, मतलब किसी ठोस सतह से लगे हुए। कौन लगे हुए? अम्ल उत्पादक दोनों आयन, हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम। तब तो बेटा ये कहलाती है संचित अम्लता या विनिमयशील अम्लता। और अगर यही हाइड्रोजन आयन अगर किसी ठोस पे नहीं लग के किसी तरल में, मतलब मृदा के बीच में जो पानी होता है, कणों के बीच में जो पानी होता है, सोयल सॉल्यूशन कहते हैं उसको, मृदा घोल कहते हैं, अगर वहां पर मिलते हैं तो उसको बोलते हैं सक्रिय अम्लता या एक्टिव एसिडिटी। तो सिंपल है भाई, एक ही शब्द का फर्क है। जैसे अपन यूं बोलते कि मृदा कण या मृदा कोलोइड्स पर उपस्थित हाइड्रोजन आयन या एल्यूमिनियम भी बोल सकते हैं, हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम आयनों के कारण उपस्थित अम्लता को, ये के कारण उत्पन्न अम्लता को कौन सी वाली बोलेंगे? संचित बोलेंगे। और मृदा घोल में, सोयल सॉल्यूशन में वही हाइड्रोजन आयन, तो उसको बोलेंगे सक्रिय या एक्टिव एसिडिटी। तो आपके सामने देखिए आज आ रहे हैं दोनों के दोनों। पहले आ गया सक्रिय अम्लता, परिभाषा क्या है? सक्रिय मींस विलयन में, घोल में। वहां पर घोल में क्या होते हैं? मृदा कण, मृदा तो खैर है ही नहीं, वहां घोल है मृदा कणों के बीच का, तो वहां पर हाइड्रोजन क्या होता है? सक्रिय होता है, इधर जा सकता है उधर जा सकता है ना, घूम सकता है, एक्टिव होता है वहां। तो मृदा विलयन या मृदा घोल मींस सोयल सॉल्यूशन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के कारण उत्पन्न अम्लता को सक्रिय अम्लता कहते हैं, एक्टिव एसिडिटी कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन आयन क्या होते हैं? सक्रिय रूप से मृदा विलयन में भ्रमण कर सकते हैं। तो घोल आ जाए तो सक्रिय अम्लता, मतलब घोल या विलयन आ जाए तो सक्रिय अम्लता, और कण आ जाए तो ये घोल, देखिए यहां पर घोल है तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? एक्टिव एसिडिटी। क्या है भाई? ये एक्टिव एसिडिटी है पानी के अंदर, यहां भी देखो नीचे लिखा एक्टिव एसिडिटी है, जबकि ये रिजर्व है। रिजर्व मींस संचित, या फिर इधर से उधर विनिमय भी हो सकता है, इसलिए इनको विनिमयशील या एक्सचेंजेबल एसिडिटी भी बोल देते हैं। तो दूसरी यही आ गई, देखिए विनिमयशील या संचित अम्लता, मतलब एक्सचेंज या पैसिव एसिडिटी। ये कहां लिखा हुआ है? देखो ये मृदा, ये ऐसी अम्लता होती है जो मृदा संकीर्ण। व्हाट इज संकीर्ण? संकीर्ण एक हिंदी का वर्ड, मतलब शब्द है, बहुत ज्यादा हिंदी है ये, इसको इंग्लिश में बोलेंगे कोलॉइड्स या क्ले। तो मृदा संकीर्ण या क्ले कोलॉइड्स पर अधिशोषित, तो कण के ऊपर अधिशोषित हो गए, कोलॉइड्स पर अधिशोषित हो गए हाइड्रोजन आयन या एल्यूमिनियम आयन, तो उससे होने वाली अम्लता या उससे उत्पन्न अम्लता को संचित अम्लता कहते हैं। तो फर्क क्या है? मृदा घोल और मृदा कण का, घोल में है तो सक्रिय, कण के ऊपर है तो संचेत, बस इतना ही फर्क है बेटा। इसमें हाइड्रोजन आयन सक्रिय रूप से मृदा कणों पे भ्रमण नहीं कर सकते। देखो दोनों ही लिखी हुई यहां पर देखिए ये पूरा क्ले बना दिया गया, वापस ले बेटा इसको, ये पूरा जो है ना कण बना दिया बेटा। देखो क्ले और ऑर्गेनिक मैटर मतलब कण बना दिया, इसके ऊपर एल्यूमिनियम लगा हुआ है ना भाई, हाइड्रोजन लगा हुआ है, बाकी आयन भी लगे रहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि क्ले पर ऋणावेश होता है, नेगेटिव चार्ज होती है क्ले या हुमस वगैरह, ये सारी नेगेटिव चार्ज होती है, इसलिए धनायन लगे रहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो एल्यूमिनियम के कारण अम्लता हो रही है, हाइड्रोजन के कारण बाकी तो अपनी जगह है ही। अगर यही सारे के सारे पानी में आ जाए, देखिए प्लस वाटर, ये वाटर में आ जाए तो बन गई एक्टिव एसिडिटी, घोल में आ गई एक्टिव एसिडिटी बन गई, मृदा कण पे रहेगी एक्सचेंजेबल या ये आपकी पैसिव या एक्सचेंजेबल एसिडिटी बन गई। तो मैं समझता हूं कि क्लियर हो गया मृदा अम्लता के प्रकार, दोनों के दोनों बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ गए होंगे कि मृदा घोल में हो तो सक्रिय अम्लता, मृदा कण के ऊपर हो तो संचित अम्लता या एक्सचेंज एसिडिटी। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाली, अम्लीय मृदा क्यों बनती है। तो सबसे पहला आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, अम्लीय मृदा बनने का पहला कारण है अम्लीय पैतृक पदार्थ, एसिडिक पेरेंट मटेरियल। बेटा याद कीजिए, चट्टानों से बनती है मृदा, सबको याद होगा मृदा किससे बनती है? चट्टानों से। और चट्टान ही अगर अम्लीय है, पहले से उसमें एसिड ज्यादा है, वो एसिडिक नेचर की है, तो उससे जो मिट्टी बनेगी वो भी अम्लीय बनेगी, क्योंकि जैसी चट्टान होती है वैसे ही मृदा बनती है। जैसे जैसे कोई लड्डू हमारे पास, उसमें जितना मीठा है तो तोड़ने के बाद जो उसका चूरा बनेगा, पाउडर बनेगा, उसमें भी उतना ही मीठा रहेगा। तो जितनी ज्यादा चट्टान में एसिडिटी है, मतलब अम्लता है, तो बनने वाली मृदा में भी उतनी एसिडिटी आ जाएगी। तो पहला कारण क्या होगा? अगर अम्लीय चट्टान है, अम्लीय पैतृक पदार्थ है, एसिडिक पेरेंट मटेरियल है, तो उससे बनने वाली चट्टान भी क्या कहलाएगी भाई? अम्लीय प्रकृति की बन जाएगी, अम्लीय बन जाएगी। तो जिन मृदाओं में क्षार की बजाय, क्षार कम होना चाहिए, उसकी बजाय ज्यादा क्या होना चाहिए? क्वार्ट्ज और सिलिका,
क्या होना चाहिए भाई, क्वार्ट्ज जोड़ सिलिका। क्वार्ट्ज जोड़ सिलिका क्या है, मिनरल से बेटा। तो ऐसी चट्टानें जिनके अंदर, या ऐसी मृदा है जिनमें क्वार्ट्ज और सिलिका ज्यादा है। मृदा किससे बनी है, चट्टान से। तो जिनमें क्वार्ट्ज और सिलिका ज्यादा है उनको ही बोल देते हैं अम्लीय चट्टान। क्वेश्चन है कि अम्लीय मृदा के अंदर, है ना भाई, अम्लीय मृदा में, अम्लीय चट्टान में कौन से मिनरल्स की अधिकता होती है, कौन से खनिज ज्यादा होते हैं, तो उत्तर आएगा क्वार्ट्ज और सिलिका। अब अम्लीय चट्टान क्वार्ट्ज और सिलिका के कारण हो रही है। मान लिया भाई चट्टान हमेशा खनिजों से बनती है और खनिज यहाँ पर कौन से ज्यादा है, क्वार्ट्ज और सिलिका। तो इन चट्टानों को जिनमें क्वार्ट्ज सिलिका ज्यादा होते हैं उनको अम्लीय चट्टान कहते हैं। लेकिन कौन कौन सी अम्लीय चट्टान है, तो यहां पर देखिए ग्रेनाइट, ग्रेनाइट अम्लीय चट्टान है, रायोलाइट अम्लीय चट्टान है। इनका डायग्राम भी यहां देखिए, रायोलाइट ये अम्लीय चट्टान है, ग्रेनाइट ये भी अम्लीय चट्टान है। अगर ये चट्टानें हैं दोनों, ग्रेनाइट और रायोलाइट, और ये टूट के अगर मिट्टी बन रही है तो नेचुरली वो अम्लीय बनेगी, एसिडिक सॉइल बनेगी भाई। और कैसे बन रही, देखो सिलिका क्या कर रही है इन चट्टानों के अंदर, जो सिलिका क्वार्ट्ज है, सिलिका हमेशा जल के साथ क्रिया करके, अभी हमने पढ़ा कि ऐसी चट्टानें जिनमें सिलिका क्वार्ट्ज ज्यादा होता है वो अम्लीय प्रकृति की होती है। उसके एग्जाम्पल भी पढ़े, ग्रेनाइट और रायोलाइट। तो अब ये पूछे कि क्यों वही अम्लीय क्यों होती है, सिलिका क्वार्ट्ज जैसा क्या करता है कि अम्लीय हो जाती है, तो उसका आंसर आएगा कि सिलिका जल के साथ क्रिया करके क्या बना देती है, सिलिसिक एसिड बना देती है। सिलिका जल के साथ क्रिया करके क्या बना रही है भाई, ये अलग रिएक्शन हो गई, सिलिका प्लस जल इज इक्वल टू क्या बन गया, सिलिसिक एसिड। अब मृदा में जाते जो सिलिसिक एसिड आपको मिलेंगे वो मिलेंगे कौन कौन से भाई, एक तो मिलेगा ऑर्थोसिलिसिक एसिड और दूसरा मिलेगा ट्राइसिलिसिक एसिड। तो मैं समझता हूं अम्लीय पेत्रक पदार्थ या एसिड पेरेंट मटेरियल आपको क्लियर हो गया होगा। जिन चट्टानों का जिन मृदाओं का निर्माण अम्लीय चट्टानों से होता है वही मृदाएं कैसी बन जाएगी, वो अम्लीय बन जाएगी। अब कौन सी चट्टानें अम्लीय होती है, जिनमें सिलिका क्वार्ट्ज ज्यादा होता है, जिनमें सिलिका क्वार्ट्ज ज्यादा होता है। एग्जाम्पल बोले तो एक तो ग्रेनाइट, दूसरा क्वार्ट्ज। अब सिलिका की वजह से क्यों अम्लीय हो रही है, क्योंकि सिलिका जल से क्रिया करके क्या बना रही है, सिलिसिक एसिड बना रही है। कौन कौन सिलिसिक एसिड भाई ज्यादा मिलते हैं इसके अंदर, और तो सिलिसिक एसिड ज्यादा मिलता है, ट्राइसिलिसिक एसिड भी ज्यादा मिलते हैं, ये ज्यादा होते भाई। दूसरा कारण है क्षार पदार्थों का अपक्षालन, मतलब लीचिंग ऑफ द बेसेज। जो बेस होते हैं, क्षार होते हैं, अगर ज्यादा बरसात हो रही है, नमी ज्यादा है, तो वो पानी के साथ घुल के नीचे चले जाएंगे। जब क्षार नीचे चले गए, साल्ट भी नीचे चले गए, तो सॉइल कैसी बन जाएगी भाई, एसिडिक बन जाएगी। तो देखो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जो मृदा संकीर्ण है, मृदा कोलॉइड्स है, मृदा का जो कण है उससे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम की क्या हो जाएगी, लीचिंग हो जाएगी, अपक्षालन हो जाएगा, है ना, या जल निकास से वो बाहर निकल जाएगा और मिट्टी कैसी बन जाएगी आपकी, अम्लीय बन जाएगी। यहां पर आप यूं भी देख सकते हैं, कई बार अम्लीय बनने का कारण ये भी यूं भी समझ सकते हैं आप कि CO2 जो जीवांश पदार्थ होते हैं भाई, जीवांश पदार्थ जब सड़ते हैं, जीवांश जानते होंगे, किसी की पत्ती है, किसी की टहनी है, किसी की चमड़ी है, किसी के बाल है, किसी का फूल है, किसी की जड़ है, जब ये सड़ती है तो वहां पर निकलती है CO2 गैस। जब जब जीवांश सड़ते हैं CO2 गैस निकलती है, जल से क्रिया करती है। जब जब जीवांश सड़ते हैं, मतलब ऑर्गेनिक मैटर जब भी रोटन होगा, सड़ेगा, डिकम्पोज होगा, तो वहां पर क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा। और CO2 जल से क्रिया करके क्या बना देगा, H2CO3, मतलब कार्बनिक अम्ल। और ये कार्बनिक अम्ल क्या करते हैं भाई, कार्बनिक अम्ल क्या करेंगे, देखना इधर, ये कैल्शियम, जो भी मृदा के कण के ऊपर कैल्शियम है, ये मिट्टी का कण है भाई, इसके ऊपर क्या लगा, कैल्शियम। उस कैल्शियम से क्रिया करके कार्बनिक अम्ल क्या करेगा, जो जल और CO2 से बना हुआ है, वो इसको क्या करेगा, हाइड्रोजन यहां छोड़ देगा। देखिए ये जो दो हाइड्रोजन बेटा, ये इसके ऊपर आ जाएंगे, और ये कैल्शियम जो है ना, CaCO3 के साथ जुड़ जाएगा। समझ में आ गया, मुझे लग नहीं रहा कि लिखने की जरूरत है इसको, कि क्या हो रहा है यहाँ पर। सबसे पहले CO2 जल से क्रिया कर रही है, जब जब जीवांश सड़ता है CO2 गैस निकलती है, जल से क्रिया करती है, कार्बनिक अम्ल बनाती है। और कार्बनिक अम्ल क्या करेगा, मृदा के कण के ऊपर लगे हुए कैल्शियम को हटा देगा वहां से, और वहां पर छोड़ देगा हाइड्रोजन। H2CO3 का H2 आगे, H2 आ गया, CaCO3 बन गया। अब ये अभी भी देखो CaCO3 ऐसा चूना होता है, ये चूना होता है बेटा एक प्रकार का, लाइम होता है जो है ना, लेकिन ये सोल्यूबल नहीं होता, इसकी लीचिंग नहीं हो सकती। CaCO3 की लीचिंग बेटा नहीं हो सकती। लेकिन अगर CaCO3 को वापस उसी कार्बनिक अम्ल से जो शुरू बना था उससे वापस रिएक्ट करवा दीजिए, वापस इसके साथ रिएक्शन कर ले, तो फिर बन जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी एक चूना है, लेकिन ये कौन सा वाला चूना है, ये वाटर में सोल्यूबल चूना है। CaCO3 क्या था, वाटर सोल्यूबल चूना नहीं था, जबकि ये कैसा चूना है, ये तो जल में घुलने वाला चूना है, इसलिए इसकी लीचिंग हो जाएगी। तो क्या मैं समझा पा रहा हूं, समझ पा रहे हैं मेरी बात आप। यहां पर आ रहा है कि ज्यादा बरसात होने से जो क्षार होते हैं, बेस आयन होते हैं, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इनकी लीचिंग हो जाती है। अब यहां पर लीचिंग होने के लिए आपको समझाया हुआ है कैसे लीचिंग हो जाती है,
कि जो पानी होता है CO2 निकलती रहती है जीवान से, वहां दोनों की क्रिया होकर क्या बन जाता है, कार्बनिक अम्ल बन जाता है। कार्बनिक अम्ल क्या करेगा, कैल्शियम के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन तो मृदा कण पे छोड़ देगा और कैल्शियम लेके वहां पर बन जाएगा वो CaCO3। लेकिन CaCO3 के लिए क्या लिखा हुआ है, देखो ये CaCO3 के लिखा हुआ है इनसोल्यूबल, ये यहाँ इनसोल्यूबल होता है, इसकी लीचिंग नहीं हो सकती। लीचिंग होने के लिए, नीचे जाने के लिए क्या होना चाहिए, वो पदार्थ जल में घुलना चाहिए। तो इससे बनने वाला नेक्स्ट जो चूना बनेगा CaCO3 जो चूना है, इससे फिर नया चूना जो बनेगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैसे बना, H2CO3 से क्रिया करके और वो बन गया कैल्शियम बाइकार्बोनेट चूना। लेकिन ये जल विलेय, वाटर सोल्यूबल, इसके लिए इसका क्या हो जाएगा, नीचे एरो लगा हुआ है, इसकी लीचिंग हो जाएगी। तो क्या समझे कि साहब सारी आयनों की लीचिंग हो गई और मृदा बन गई अम्लीय। एसिडिक सॉइल बनने का तीसरा कारण आ गया भाई, अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग। क्या आ गया बेटा, अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग। देखिए अम्लीय उर्वरक कौन कौन से होते हैं, इसको याद करने का बहुत इजी तरीका, आप क्या करें, इसको ऐसे ऐसे लिख दिया अमोनियम और नीचे लिख दिया अम्लीय। मजा आ रहा होगा इसको देख के, मतलब अमोनियम और अम्लीय, अमोनियम और अम्लीय मतलब जिन उर्वरकों में अमोनियम शब्द आ रहा है, अम आ रहा है शुरू में, वो सारे के सारे बेटा कैसे प्रकृति के होते हैं, वो होते हैं अम्लीय प्रकृति के। तो देखिए अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, यूरिया, यूरिया भी याद करना बेटा, यूरिया भी एसिडिक होता है क्योंकि ये भी क्या बनाता है, आफ्टर रिएक्शन क्या बना देगा, ये अमोनियम बनाने वाले, सारे अमोनियम बनाने वाले। अमोनियम सल्फेट, ये तो अमोनियम आयन है इसके अंदर, जैसे डालेंगे टूट जाएगा अमोनियम में। अमोनियम क्लोराइड, जैसे डाला अमोनियम अलग हो गया, अमोनियम आती वो बन गया अम्लीय। यूरिया, यूरिया की भी यही कहानी है, यूरिया जल से क्रिया करता है, अमोनियम कार्बोनेट बनाता है, उसके बाद आगे चल के इससे भी क्या बनने वाला है, अमोनियम आयन ही बनने वाला है। ऐसे अमोनियम नाइट्रेट, तो अमोनियम धारी और यूरिया, ये याद कर लीजिए, जैसे ही आप मृदा में डालेंगे तो इनसे क्या निकलने वाला है, अमोनियम निकलने वाला है, NH4+ निकलने वाला है, जो हाइड्रोजन को क्या कर देगा, हाइड्रोजन छोड़ देगा, कैल्शियम को हटा देगा। अमोनियम आयन क्या करते भाई, हाइड्रोजन को तो मृदा कणों से हटा, उसको अमोनियम आयन क्या करते भाई, वो कैल्शियम को हटा देते हैं और हाइड्रोजन को उसकी जगह छोड़ देते हैं और मृदा हो जाती है अम्लीय। अब यहां पर हम इनकी रिएक्शन देखने वाले हैं। सबसे पहला रिएक्शन आ रहा है अमोनियम सल्फेट का। देखिए कोई भी उर्वरक हो, कोई भी फर्टिलाइजर हो, अगर आपने उसको खेत में डाला है, मृदा में डाला है, तो सबसे पहले वो अपने आयनों में टूट जाता है। तो यहां भी देखो यही हो रहा है, यहां पर ये कले के ऊपर कौन है भाई, कैल्शियम है, कले के ऊपर कैल्शियम है, निकाल दो। कले के ऊपर कौन है भाई, कैल्शियम, जो मिट्टी का कण है उसके ऊपर क्या पाई जा रही है, कैल्शियम। जैसे हमने अमोनियम सल्फेट डाला, AS डाला, उर्वरक डाला, तो देखो क्या हुआ, कले के ऊपर कौन आ गया, अमोनियम आ गया, इधर भी अमोनियम है कले के ऊपर, इधर भी अमोनियम है, और क्या निकल गया, CaSO4। देखो ये SO4 है बेटा, ये मृदा कण के ऊपर कैल्शियम है, दोनों मिलकर क्या बन गया, CaSO4। और CaSO4 क्या होता है, लीचेबल होता है। लीचेबल क्यों है ये, क्योंकि ये वाटर में बेटा सोल्यूबल है, जल में क्या है, ये घुलनशील है। तो यहां पर देखो हमने डाला अमोनियम सल्फेट, तो कले या मिट्टी के कणों पे कौन चिपक गया, अमोनियम आयन चिपक गया, और अमोनियम आयन बनते ही मृदा कैसी हो जाती है, मृदा हो जाती है आपकी अम्लीय। उसके बाद में नेक्स्ट है, वैसे किसका बेटा, नेक्स्ट अमोनियम नाइट्रेट प्रयोग करने पर, अमोनियम नाइट्रेट प्रयोग करने पर भी क्या होगा, आप देख सकते हो, वो का वही सेम टू सेम केस बेटा। अमोनियम नाइट्रेट में भी क्या हो रहा है, कले के ऊपर अभी कैल्शियम, मृदा में जनरली क्या पाया जाता है, कले के ऊपर, मिट्टी के कण के ऊपर कैल्शियम, आपने डाल दिया अमोनियम नाइट्रेट, तो कले के ऊपर कौन आ गए, वही देखो अमोनियम आ गया, अमोनियम आ गया, मिट्टी के कण पे कौन आ गए भाई, अमोनियम आ गया, और बन गया कैल्शियम नाइट्रेट। और कैल्शियम नाइट्रेट भी वाटर सोल्यूबल होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, ठीक है भाई। उसके बाद में यूरिया प्रयोग करने पर, तो यूरिया भी सेम वही केस बेटा, यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2, NH2CO NH2 यूरिया, याद करने का तरीका है NH2CO NH2 यूरिया। और जैसे हमने ये NH2CO NH2 डाला, इसने सबसे पहले क्या कर लिया, जल से क्रिया कर ली और बन गया बेटा अमोनियम कार्बोनेट। क्या बन गया भाई, अमोनियम कार्बोनेट। तो ये कैसे याद करते हैं, NH2CO NH2 यूरिया, हो गई इसकी जल से क्रिया, बन गया अमोनियम कार्बोनेट। तो आपको लगने तो लग गया अमोनियम आ गया, अमोनियम आ गया, इसका मतलब ये भी प्रकृति में कैसा हो गया, अम्लीय। अब देखिए इस अमोनियम कार्बोनेट का क्या होगा, अमोनियम कार्बोनेट अपने कंपोनेंट्स में टूट जाएगा, अवयवों में टूट जाएगा। कौन कौन से अवयव में टूट रहा है, देखिए अमोनियम कार्बोनेट, एक टूट रहा अमोनिया गैस, ये अमोनिया गैस है बेटा, ये CO2 और जल है, तो 3 कंपोनेंट्स में टूट गए। आप देखिए दोबारा देखिए, हमने डाला अमोनियम सल्फेट, अमोनियम आयन अलग, सल्फेट आयन अलग, सल्फेट ने क्या किया, मृदा के कैल्शियम के साथ, जो मिट्टी के कण पे कैल्शियम था उसके साथ रिएक्शन करके CaSO4 बनकर उसकी लीचिंग हो गई। अब अमोनियम कहाँ रह गया, अमोनियम मृदा कण पे चिपका पड़ा है, अभी थोड़ी देर में इससे बनाएंगे अपन मृदा को अम्लीय। ऐसे हमने अमोनियम नाइट्रेट डाला,
तो नाइट्रेट, अमोनियम और नाइट्रेट में से जो धनायन है वो हमेशा केवल धनायन ही मृदा कण पे चिपक सकते हैं, सॉइल कॉलॉइड्स पे चिपक सकते हैं। क्यों? क्योंकि सॉइल कॉलॉइड्स नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, ऋणावेशित होते हैं, इसलिए धनायन चिपक सकते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर जैसे हमने अमोनियम नाइट्रेट डाला तो ये अपने दो आयनों में टूट गया। कौन कौन से दो आयन? अमोनियम और नाइट्रेट। अमोनियम धनायन है इसलिए चिपक जाएगा मृदा कणों पे, लेकिन नाइट्रेट नहीं चिपक पाएगा। तो नाइट्रेट क्या करेगा फिर? कैल्शियम जो मिट्टी के अंदर उसके साथ रिएक्ट जुड़ेगा और उसकी भी लीचिंग हो जाएगी। तीसरा हमने उर्वरक डाला यूरिया, ये सभी अम्लीय प्रकृति के हो गए बेटा। तो यूरिया डाला, तो यूरिया क्या हो गया? NH2CO, NH2 यूरिया हो गई इसकी जल से क्रिया, बन गया अमोनियम कार्बोनेट। और यहां पर अमोनियम कार्बोनेट वापस क्या हो गया? टूट गया भाई, अमोनिया गैस, CO2 और जल। अभी अमोनिया क्या करेगी? अमोनिया जो गैस है वो जल से क्रिया करने वाली है और बन जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जल से क्रिया करके क्या बन जाएगी भाई? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखो अमोनिया गैस है, जल से क्रिया कर बन गई अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड फिर अपने आयनों में टूट जाएगा, अमोनियम अलग, हाइड्रोक्साइड अलग। देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड किस में टूट गया? अमोनियम और हाइड्रोक्साइड में। तो सभी में क्या आ रहा है? देखो सबको अगर आप गौर से देखें तो सब में एक ही चीज कॉमन आ रही है। क्या आ रही है? कि सब में मृदा कण के ऊपर क्या इकट्ठे हो गए? अमोनियम। अमोनियम हर कोई से उर्वरक में देखो आप क्या इकट्ठा हो गया? अमोनियम। यहां भी मिट्टी के कण में क्या हो गया? अमोनियम। अब इस अमोनियम का क्या होगा? आपको ध्यान है अमोनियम से बनती है नाइट्रेट। अमोनियम से दो स्टेजेस में नाइट्रेट बनती है बेटा। अमोनियम से पहले बनेगा नाइट्राइट, वहां पर एक बैक्टीरिया आता है, जीवाणु आता है, इसको बोलते हैं नाइट्रोसोमोनास। और जब उससे बनेगा क्या? नाइट्राइट। अमोनियम, बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास, बनेगा क्या? नाइट्राइट। प्लस 4 नवजात हाइड्रोजन निकलेगी, नेसेंट हाइड्रोजन निकलेगी। और वो हाइड्रोजन क्या करती है? मृदा में बाकी धनायनों को हटा देगी, कैल्शियम को हटा देगी, मैग्नीशियम को हटा देगी, और वहां पे जाके खुद बैठ जाएगी हाइड्रोजन और मृदा को बना देगी वो अम्लीय। इसके बाद सेकेंड स्टेज में क्या होगा? उसी नाइट्राइट से NO2- से नाइट्रोबैक्टर एक बैक्टीरिया होता है जीवाणु, वो बना देगा उसको नाइट्रेट। तो इस तरह से मृदा अम्लीय होती ही चली जाती है। देखिए आगे वाला स्टेप देखते हैं सभी के अमोनियम के साथ क्या होने वाला। देखो इस अमोनियम का पहले हुआ किसके द्वारा? ऑक्सीकरण हो गया। किसके द्वारा? एक बैक्टीरिया आता है यहां पर जिसका नाम होता है नाइट्रोसोमोनास, और वो बन गया HNO2 या नाइट्रस एसिड। मैंने नाइट्राइट बताया, नाइट्रस एसिड या हाइड्रोजन भी साथ में, प्लस निकल गया जल और 2 निकल गई नवजात हाइड्रोजन। ये नवजात हाइड्रोजन क्या करने वाली है? मृदा को अम्लीय बनाने वाली है। तो देखो आप, जो अमोनियम है उसने मृदा को क्या बना दिया भाई? अम्लीय बना दिया। कैसे अम्लीय बनाया? नवजात हाइड्रोजन निकाल के। क्या निकाल के? नवजात हाइड्रोजन निकाल के। देखिए अब फिर उसके बाद उस HNO2 का फिर वापस ऑक्सीकरण हो गया और यहां पर बन गया HNO3 या नाइट्रिक एसिड। तो अब तो पूरा एसिड ही बन चुका है। अब इतना एसिड बन गया, इसका मतलब क्या होगी? मृदा अम्लीय हो चुकी है। अब ये हाइड्रोजन जो है ना, अभी नवजात हाइड्रोजन बना था, नेसेंट हाइड्रोजन, वो बेटा क्या करने वाला आप देखिए यहां पर। वो नवजात हाइड्रोजन क्या करेगा? जो कले के ऊपर कैल्शियम है, 2 नवजात हाइड्रोजन बने थे जस्ट ऊपर वाले रिएक्शन में, वो 2 जो कैल्शियम होते हैं उसको नवजात हाइड्रोजन क्या करेगा? रिप्लेस कर देगा। मतलब कले के ऊपर कौन आ गया? कैल्शियम चला गया और क्या आ गया बेटा? हाइड्रोजन आ गया। हाइड्रोजन आ गया और कैल्शियम को क्या कर दिया गया? बाहर निकाल दिया गया। अब ये कैल्शियम जो, या फिर यूं हो सकता है जैसे HNO3 बना लास्ट के अंदर, ये तो नवजात हाइड्रोजन ने किया और लास्ट में क्या बना था? HNO3। वो HNO3 भी क्या करेगा? वही काम करेगा जो नवजात हाइड्रोजन कर रही है। ये भी क्या करेगा? मिट्टी के कण पे, कले के ऊपर जो कैल्शियम है उसको हटा देगा। मतलब नाइट्रेट और कैल्शियम जो है ना, कैल्शियम नाइट्रेट बढ़ा देंगे जो लीचेबल है, मतलब घुलनशील है, और इनकी हो जाएगी लीचिंग। और मिट्टी के ऊपर क्या रह गया भाई? हाइड्रोजन रह गया। तो सारे के सारे जितने भी हमने अमोनियम जो फर्टिलाइजर्स डाले, यूरिया डाला, सब में क्या आ रहा है? कॉमन चीज, सभी में अमोनियम आयन आ रहा है, NH4+ आ रहा है। और NH4+ का क्या हो रहा है? इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। और पहले HNO2 बना, 2 नवजात हाइड्रोजन निकल गई, फिर दोबारा ऑक्सीकरण हुआ तो HNO2 से HNO3 बन गया। नवजात हाइड्रोजन ने भी क्या किया? कले के ऊपर के कैल्शियम को हटा दिया, खुद जाके बैठ गई, मृदा को अम्लीय बना दिया। क्योंकि हाइड्रोजन का बढ़ना ही क्या होता है? अम्लीयता होती है, अम्लीयता बढ़ना होता है। साथ साथ ही HNO3 ने भी क्या किया? इसने भी कैल्शियम को हटा दिया और हाइड्रोजन को छोड़ दिया। तो आप ये देख पा रहे हैं अम्लीय उर्वरकों का अगर हम पौधों के प्रयोग करेंगे या मिट्टी में डालेंगे तो मृदा कैसी हो जाएगी भाई? अम्लीय हो जाएगी। तो अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग करने पे मृदा कैसी हो जाती है? अम्लीय। 4th नंबर आपका पॉइंट आ चुका है, मृदा में कार्बनिक पदार्थ। 4th कौन सा पॉइंट आ गया भाई? मृदा में कार्बनिक पदार्थ, जीवांश पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ या जीवांश पदार्थ भी थोड़ी देर पहले बात की थी हमने कि मृदा में जो भी कचरा डल रहा है, जो भी पेड़ पौधों की पत्तियां, टहनियां, जंतुओं के अवशेष, पौधों के अवशेष सारे होते हैं, रेजिड्यूज होते हैं, वो सभी कार्बनिक या जीवांश पदार्थ कहलाते हैं। और जब ये सड़ते, जीवांश पदार्थ सड़ते तो भाई क्या निकलता है? यहां निकलता है CO2 गैस। तो जब जब जीवांश सड़ते हैं CO2 गैस निकलती है, जल से क्रिया करती है, कार्बनिक अम्ल बनाती है।
अब ये कार्बनिक अम्ल अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, कार्बनिक अम्ल क्या करते हैं भाई, कार्बनिक अम्ल कैल्शियम को हटा देंगे, हाइड्रोजन मृदा में बढ़ा देंगे। कार्बनिक अम्ल जो H2CO3 है ये क्या करेंगे, इसके साथ COCO3 जुड़ जाएगा और CaCO3 की तो खैर लीचिंग नहीं होगी क्योंकि ये अघुलनशील चूना होता है, लेकिन अगर CaCO3 के साथ दोबारा, अगर इसी CaCO3 के साथ दोबारा H2CO3 मतलब कार्बनिक अम्ल की क्रिया और हो जाती है तो बन जाता है CaSCO3 मतलब कैल्शियम बाइकार्बोनेट, उसकी लीचिंग हो जाएगी। लेकिन मृदा में क्या रह गए भाई, हाइड्रोजन आयन रह गए और मृदा कैसी बन गई भाई, अम्लीय बन गई। तो देखिए साफ साफ लिखा है जीवांश पदार्थ उनका हो गया डिकम्पोजिशन मतलब अपघटन और बन गया CO2। CO2 ने किससे क्रिया की, जल से। तो जब जब जीवांश सड़ते हैं CO2 गैस निकलती है, जल से क्रिया करती है, कार्बनिक अम्ल बनाती है और कार्बनिक अम्ल क्या करेंगे, मृदा को अम्लीय बना देंगे। तो देखो कैल्शियम को ये आपका जो कार्बनिक एसिड उसने क्रिया करके क्या कर दिया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना दिया, घुलने वाला चूना बना दिया और ये घुलने वाला चूना या कैल्शियम बाइकार्बोनेट इसकी लीचिंग हो गई और मृदा पे क्या बढ़ गया भाई, हाइड्रोजन बढ़ गया। पांचवा कारण है माइक्रोब्स की माइक्रोब का जो है ना एक्टिवेशन या सूक्ष्म जीवों की सक्रियता या सूक्ष्म जीवों की क्रिया, ये भी मृदा को अम्लीय बनाती है। कैसे बनाएगी कि सूक्ष्म जीव जीवांश पदार्थों का अपघटन करेंगे, वहां फिर वही CO2 निकलनी है। इसके अलावा जो माइक्रोब्स होते हैं वो दूसरे भी एसिड प्रोड्यूस करते हैं, है ना भाई, कई कार्बनिक अम्ल बनाते हैं, तो सारे अम्ल क्या करेंगे, मिला के मृदा को अम्लीय बना देते हैं। अब है पादपों पर अम्लता का प्रभाव क्या पड़ता है, क्या क्या नुकसान करती है एसिडिटी पौधों के ऊपर। तो सबसे पहला आ रहा है डायरेक्ट इफेक्ट। पहला क्या आ गया भाई, डायरेक्ट इफेक्ट आ गया, सीधा प्रभाव आ गया, प्रत्यक्ष प्रभाव। तो डायरेक्ट इफेक्ट आ गया सबसे पहले, ठीक है भाई। डायरेक्ट इफेक्ट तो क्या है, एक तो पौधे की जड़ों पे ना हाइड्रोजन आयनों का बड़ा विषैला प्रभाव, टॉक्सिक इफेक्ट आता है, जहर है हाइड्रोजन पौधों की जड़ों के लिए, तो सीधा क्या प्रभाव आ गया, हाइड्रोजन आयनों का विषैला प्रभाव आ गया। दूसरा, हाइड्रोजन आयन अगर ज्यादा हो गए ना भाई, हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो गए तो बाकी दूसरे धनायनों को वो कोशिका में या जड़ में या मूल रोम में जाने नहीं देंगे। तो देखिए बाकी धनायनों का प्रवेश क्या होगा, कोशिका में रुक जाएगा। तो पादप कोशिका जो झिल्ली होती है वहां पर धनायनों का प्रवेश कम हो जाएगा क्योंकि इतने हाइड्रोजन हो चुके हैं कि वो किसी और को जाने ही नहीं देते। तो डायरेक्ट इफेक्ट दो आ गए, हाइड्रोजन आयनों का विषैला प्रभाव आ गया और इसके अलावा पादप कोशिका झिल्लियों पर धनायन, बाकी धनायनों का प्रवेश उसके अंदर रुक गया। इसके बाद में नेक्स्ट आपका आ रहा है, पादप की जो जड़ होती है वहां पर अम्ल और क्षार का बैलेंस खराब हो गया, मतलब एसिड ज्यादा हो गए, बेसेज कम हो गए, तो इसका दुष्प्रभाव या कुप्रभाव भी यहां पर आ गया। एंजाइमों की जो एक्टिवनेस थी, एक्टिवनेस ऑफ एंजाइम, वहां पर भी पीएच चेंज हो गया, एसिडिक पीएच हो गया, मतलब 7 से ज्यादा ही कम हो गया, तो वहां पर भी एंजाइमों की सक्रियता पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, उनकी सक्रियता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये तो हो गया आपका डायरेक्ट या प्रत्यक्ष। अभी लेते हैं इनडायरेक्ट इफेक्ट। इनडायरेक्ट इफेक्ट में वेरी इंपॉर्टेंट है, देखो एक तो लोहा, याद कर लेना भाई, अम्लीय मृदा में लोहा पौधों को ज्यादा मिलता है, जबकि लोहा क्या है बेटा, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, मतलब सूक्ष्म पोषक तत्व है, इसकी कम ही मात्रा चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, 1 ppm से कम चाहिए, लेकिन यहां पर ज्यादा मिल रहा है तो इसका भी क्या आ जाएगा, विषैला प्रभाव। एल्यूमिनियम भी ज्यादा मिल रहा है, इसका भी क्या आ जाएगा, विषैला प्रभाव। मैंगनीज भी ज्यादा मिल रहा है, इसका भी क्या आ जाएगा, विषैला प्रभाव, क्योंकि ये सारे के सारे ये तो खैर नहीं है माइक्रोन्यूट्रिएंट, लेकिन ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है, वो माइक्रोन्यूट्रिएंट मैक्रो नहीं है, ये माइक्रो है, कम चाहिए लेकिन ज्यादा मिल रहा है, इसकी जरूरत ही नहीं फिर भी मिल रहा है, तो इनका क्या आ जाएगा भाई, इनका विषैला प्रभाव आ जाएगा, टॉक्सिक इफेक्ट आ जाएगा, जहरीला प्रभाव आ जाएगा। तो याद कर लीजिए, अम्लीय मृदा में लोहा ज्यादा मिलता, एल्यूमिनियम ज्यादा मिलता, मैंगनीज Mn+2 भी ज्यादा मिलता। इसके बाद तीसरा आ गया आपका, सूक्ष्म जीवों की सक्रियता पूरी तरह प्रभावित हो जाएगी। जो माइक्रोब्स थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, वो अब एक्टिव नहीं रहेंगे क्योंकि एसिडिटी ज्यादा हो चुकी है। इसके अलावा ये कम मिलने लग जाएंगे, कैल्शियम कम, मैग्नीशियम कम, पोटेशियम कम, फास्फोरस कम, तांबा और जिंक भी कम मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अम्लीय मृदा में कैल्शियम कम, कैल्शियम कम, मैग्नीशियम कम, मैग्नीशियम कम, पोटेशियम कम, पोटेशियम कम, फास्फोरस कम। फास्फोरस तो ना अम्लीय मिलता है ना क्षारीय मिलता है, ये तो केवल उदासीन मृदा में ज्यादा बढ़िया मिलता है। तांबा कम, जिंक कम, तो अम्लीय मृदा में ज्यादा कौन मिले, लोहा, एल्यूमिनियम, मैंगनीज। कम कौन मिल रहे भाई, कम मिल रहे हैं आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, तांबा और जिंक। तो ये इसके अलावा कई रोग हो जाते हैं, ज्यादा एसिडिटी से पौधों में कई सारी बीमारियां भी हो जाती है। अब आ गया अम्लीय मृदाओं का सुधार। तो अम्लीय मृदाओं में सबसे इंपॉर्टेंट है चूना पदार्थ मिलाओ। क्या मिलाओ भाई,
चूना पदार्थ, अम्लीय मृदा को चूनने से, लवणीय क्षारीय को जिप्सम से, अम्लीय मृदा को चूनने से, लवणीय क्षारीय को जिप्सम से। वेरी मोस्ट तो क्वेश्चन से। तो चूना जो है ना इंपॉर्टेंट है। कृषि में जो चूना काम में लेते हैं, एग्रीकल्चर में जो चूना काम में लेते हैं, उसमें 10% ज्यादा। हर चूने में क्या मिलता है? CaCO3। और कुछ जो होते हैं ना कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट होते हैं, मतलब ज्यादातर तो 10% तो जनरली क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, लेकिन कभी कभी कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट भी हो सकते हैं। थोड़ा सा CaO कैल्शियम ऑक्साइड वाला चूना भी हो सकता है, या फिर थोड़ा सा CaOH2 का होल ट्वाइस, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बुझा हुआ चूना कहते हैं, वो भी हो सकता है। अभी लेते हैं कौन कौन से चूने होते हैं दुनिया में। तो सबसे पहला चूना आपके पास आ चुका है, कैल्सिक चूना पत्थर, कैल्सिक लाइमस्टोन, या फिर मार्ल, या फिर हो गया खड़िया चौक। तो क्या क्या आ गया? कैल्सिक लाइमस्टोन, मार्ल या चौक। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3। कैल्सिक लाइमस्टोन CaCO3, मार्ल भी होवे CaCO3, खड़िया या चौक भी होवे CaCO3। एक होता है डोलोमाइट। डोलोमाइट का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3 MgCO3। और डोलोमाइट CaCO3 MgCO3। और डोलोमाइट CaCO3 MgCO3। और डोलोमाइट। तो ये मैग्नीशियम से प्रचुरता वाला पिसा हुआ चूना पत्थर है। सूत्र क्या हुआ? CaCO3 MgCO3। और डोलोमाइट CaCO3 MgCO3। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि Ca को और Mg को लिख के CO3 को क्या कर देंगे यहां पर? होल ट्वाइस। ठीक है भाई। अगला चूना आ गया आपका बिना भुजा हुआ चूना। इसका सूत्र होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड। बिना भुजा चूना CaO कैल्शियम ऑक्साइड। ये जला हुआ चूना होता है, जलाने पे ही बन जाता है, CO2 गैस निकल जाती है। कैसे बनाते हैं? आओ हम बना देते हैं बिना भुजा हुआ चूना, या क्विक लाइम कैसे बनाते हैं। जैसे ये पहले वाला जो लाइम स्टोन, या जो ये था ना, ये अभी जस्ट कैल्सिक चूना पत्थर, अगर इसको ले जाके हम भट्टे में गर्म कर दे या किसी भी भट्टी में गर्म कर दे ना, खूब हीट दे दे इसको, हीट, तो क्या होगा? इसकी CO2 निकल जाएगी, तो CaO रह जाएगा, और बाहर क्या निकल जाएगी वातावरण में? CO2। ये CaO ही क्या हो गया? जब चूना पत्थर को गर्म कर दिया, हीट दे दिया, है ना भाई, तो उससे क्या बन गया? CaO बन गया। कैसे बना? CO2 गैस वातावरण में निकल गई, बच गया वो CaO। और वो CaO क्या कहलाता है? बिना बुझा चूना या क्विक लाइम कहलाता है। आओ इसको बुझा लेते हैं। बुझाएंगे कैसे? पानी डाल के। कैसे बुझाएंगे भाई? पानी डाल के। तो देखो ये गर्म कर दिया, आगे रिएक्शन मैंने बता दिया आपको, CaCO3 गर्म कर दिया तो CaO बन गया, CO2 वातावरण में निकल गई। अगर आपने यही कहानी डोलोमाइट के साथ कर दी, डोलोमाइट क्या था? CaCO3 MgCO3। और डोलोमाइट तो CaCO3 MgCO3, फिर उसको ऐसे भी लिखा था भाई, CO3 को ऑल्टवाइज करके, दोनों ऐसे भी लिख सकते हो। इसको भी गर्म किया तो क्या क्या बन गया? CaO MgO, और वही वातावरण में क्या निकल गई भाई? 2CO2 निकल गई। तो ये CaO क्या हो गया? ये हो गया बिना बुझा हुआ चूना या क्विक लाइम। अब लेते हैं बुझा हुआ चूना। तो चूना बुझवाई लो, पानी डाल दो, बुझवाई लो। क्या? चूना बुझवाई लो। कैसे भाई? जब जले हुए चूने में जो ये क्विक लाइम था अभी वाला, अगर इस चूना पत्थर को पानी से, जल से बुझा दे तो बन जाता है बुझा हुआ चूना। ये इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्लैक्ड लाइम। क्या बोलते हैं भाई? स्लैक्ड, SLACKED, स्लैक्ड लाइम बोलते हैं। तो देखो CaO बिना भुजा चूना, पानी में डाल दिया, इसके अंदर पानी डाल दिया तो CaOH का होल ट्वाइस बन गया, और CaOH का होल ट्वाइस ही क्या कहलाएगा? बुझा हुआ चूना। क्या बन गया भाई? बुझा हुआ चूना। जबकि ये क्या था? बिना भुजा चूना, लेकिन जैसे इसको पानी में मिला दिया तो बन गया भाई बुझा हुआ चूना, और 2 CO2 के अणु बाहर निकल गए। अगला आपका आ गया झोंका भट्टी धातुमल, मतलब ब्लास्ट फर्नेस स्लेग। बेसिक स्लेग इसको बोलते हैं। स्टील इंडस्ट्री से निकलता है, आयरन उद्योग से निकलता है, स्टील इंडस्ट्री से निकलता है ना भाई। सूत्र क्या होता है इसका? CaSiO3 कह दो, चाहे किसको? ब्लास्ट फर्नेस स्लेग को, मतलब झोंका भट्टी। फर्नेस क्या होती है? भट्टी। और स्लेग को हिंदी में बोलते हैं धातुमल। ये भी सारी प्रकृति का होता है, अम्लीय मृदा सुधारने काम में लेता है, और इसका फॉर्मूला हो गया CaSiO3 या CaSiO4। और ये मिलता कहां से? ये मिलता है आयरन उद्योग से, स्टील इंडस्ट्री से निकलता है, इसका उत्पादन होता है, मतलब उप उत्पाद होता है, बाई प्रोडक्ट होता है। कुछ धातुमलों में फॉस्फोरस और CaO, है ना भाई, फॉस्फोरस था, CaO और CaOH2 का, इनका मिश्रण भी आ सकता है। कुछ ऐसे बेसिक स्लेग आते हैं जहां पर CaO भी होता है, CaOH का होल ट्वाइस भी होता है, और फॉस्फोरस भी उसके अंदर मिल जाती है। इसका उत्पादन
हाँ क्षारीय धातुमल कहलाता है, बेसिक स्लेग कहलाता है। डायग्राम में आप देख रहे हैं बेसिक स्लेग का ही डायग्राम आ रहा है, जो आपको बता रहे हैं उसी का डायग्राम आ रहा है बेटा। इसके अलावा कोई और आपकी नजर में हो, हाँ है ना, हम और भी अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए कुछ पदार्थ काम में ले सकते हैं। लकड़ी की राख ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं भाई? लकड़ी की राख ले सकते हैं। राख जिसको आप कहते हैं पीसे हुए सीप कवच ले सकते हैं। जो समुद्रों के अंदर सीप निकलती है, सीप घोंगे, उनके कवच भी पीस के, क्योंकि वो भी CaCO3 के मेनली बने होते हैं, तो वो भी आप अम्लीय मृदा को सुधारने काम में ले सकते हैं। प्रेस मड ले सकते हैं, जो शुगर के इंडस्ट्री, जो शुगर इंडस्ट्री का बाई प्रोडक्ट है वो ले सकते हैं, मोलासिस। या कागज के कारखाने या चमड़ा उद्योग के उत्पाद भी आप अम्लीय मृदाओं को सुधारने के काम में ले सकते हैं। कुछ फसलें होती है, रिजका, कपास, जो, चुकंदर, इनको चूना वैसे भी ज्यादा चाहिए, तो क्वेश्चन हो गया चूने की अधिक आवश्यकता वाली फसलें है, रिजका है, कपास है, जो है, चुकंदर है। फिर उसके अलावा तंबाकू और गेहूं, इनको मध्यम चूने की आवश्यकता होती है, और आलू और धान को सबसे ही कम होती है। तो इस तरह से भी आप अब देखिए चूना कितना डालें, कितना चूना डालें, चूने की आवश्यकता ज्ञात करने की एक मेथड यहां पर दी हुई है, उसका नाम है शूमेकर विधि। क्या नाम भाई? शूमेकर विधि। आप क्या करेंगे, 500 ml के बीकर में 5 ग्राम मिट्टी ले लेंगे भाई। क्या ले लेंगे? 500 ml का एक बीकर ले लेंगे, उसमें 5 ग्राम मिट्टी ले लेंगे, 5 ml डिस्टिल वाटर ले लेंगे। तो अभी तो एक बीकर लिया हमने, कितने ml का? 50 ml का, और उसके अंदर क्या मिला? 5 ग्राम मिट्टी, मृदा का जो सैंपल वो ले लिया, 5 ग्राम डिस्टिल वाटर ले लिया, और 10 ml बफर विलियन मिला दिया भाई। बफर विलियन क्या होते हैं? ऐसे विलियन जो पीएच परिवर्तन का विरोध करते हैं, जिनका पीएच आसानी से नहीं बदलता है। फिर इन तीनों किस को 5 ग्राम मिट्टी, 5 ग्राम डिस्टिल वाटर, 5 ml और 10 ml बफर विलियन, इनको 10 मिनट तक हिला के फिर इसका छान के जो इसका जो संतृप्त आया, सेचुरेशन आया, निलंबन आया, उसको क्या करेंगे, ग्लास इलेक्ट्रोड पीएच मीटर से, एक यंत्र आता है ग्लास इलेक्ट्रोड पीएच मीटर, इससे इसका पीएच ज्ञात कर लेंगे, और उस पीएच के हिसाब से क्या करेंगे भाई, इस पीएच के हिसाब से जो है ना चूने का प्रयोग करेंगे। अगला आ गया क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग। चूने की रिएक्शन हम आगे ले लेंगे लास्ट में। अभी फिलहाल जो बेसिक जो फर्टिलाइजर होते हैं, मतलब जो क्षारीय उर्वरक होते हैं, वो भी आप अम्लीय मृदा में प्रयोग करेंगे तो अम्लीय मृदा का सुधार हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो क्षारीय होता है वो होता है सोडियम नाइट्रेट। एक्चुअली क्या है, जिनके नाइट्रेट शब्द आता है, जैसे अमोनियम आता है वो अम्लीय होते हैं, नाइट्रेट आ गया तो वो क्षारीय होंगे। लेकिन नाइट्रेट और ऊपर से सोडियम और आ गया। सोडियम अगर बात करें ना क्षारीय मृदा की, तो सबसे खतरनाक जो ज्यादा मात्रा में होता है या सबसे खतरनाक आयन होता है वो सोडियम होता है। तो सोडियम नाइट्रेट जो उर्वरक हो गया वो सबसे ज्यादा क्षारीय होता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा बेसिक नेचर वाला कौन सा फर्टिलाइजर है भाई? वो है सोडियम नाइट्रेट। वैसे मैंने आपको कहा नाइट्रेट शब्द आते हैं, कौन सा हो गया वो? बेसिक हो गया, लेकिन सोडियम और आ गया तो ये महाबेसिक हो गया, महाक्षारीय हो गया भाई। तो सोडियम नाइट्रेट अगर आपने डाला तो अम्लीय मृदा सुधर जाएगी। बेसिक स्लेग अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे, स्टील इंडस्ट्री का उत्पाद है, उप उत्पाद है, वो भी हो गया। कैल्शियम साइनेमाइड, ये एमाइड धारी उर्वरक होता है, यूरिया की तरह होता है, मतलब कार्बनिक उर्वरक भी होता है। ये भी क्षारीय मृदा को, क्षारीय प्रकृति का होता है, और आप अम्लीय मृदा को इससे सुधार सकते हैं भाई। इसके अलावा अमोनियम नाइट्रेट, जिसको किसान खाद कहते हैं, ये न्यूट्रल होता है, उदासीन प्रकृति का होता है, लेकिन ये भी अगर आप उदासीन वाला डालेंगे तो भी अम्लता में क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगी। तो इस तरह के क्षारीय या उदासीन उर्वरकों का प्रयोग आप कर सकते हैं। ज्यादातर क्षारीय है, ये जो केन होता है ये कैसा है भाई, उदासीन है। अम्लता रोधी फसलें उगा सकते हैं। कौन कौन सी अम्लता रोधी फसल है जिनके ऊपर अम्लता का फर्क ही नहीं पड़ता है? एक तो घासे, राई और बकवीट। घासे, राई, बकवीट, घासे, राई, बकवीट अम्लता रोधी फसलें हैं। घासे, राई, बकवीट अम्लता रोधी फसलें हैं। घासे, राई, बकवीट अम्लता रोधी फसलें। अब देखिए अम्लीय मृदा में हमने चूना मिलाया तो क्या हुआ, क्या चेंजेस आए? तो देखिए हर 5 साल पे चूना का प्रयोग करना ही चाहिए, मतलब लाइम मिलाना ही चाहिए अम्लीय मृदाओं में। अब देखिए क्या क्या परिवर्तन आते हैं। परिवर्तन अगले, एक तो CO2 के साथ रिएक्शन, जब चूना किसी भी रूप में, चाहे आप ऑक्साइड वाला मिलाओ, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड CaO था ना भाई, बिना बुझा हुआ चूना, हाइड्रोक्साइड वाला मिलाओ, बुझा हुआ था CaOH का होल ट्वाइस, या कार्बोनेट वाला मिलाओ CaCO3, इसको चूना पत्थर कह रहे थे। अम्लीय मृदा में जब भी मिलाएंगे तो ये CO2 से रिएक्शन करेगा भाई, और बन जाएगा बाइकार्बोनेट। आपको याद है बाइकार्बोनेट कैसे? CaSCO3, और यही एक चूना बताया था मैंने जो क्या होता है भाई, सोल्यूबल होता है, जिसकी लीचिंग होती है। तो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट में बदल जाएगा, जिससे अम्लता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसकी रिएक्शंस आप यहां देख सकते हैं। देखो हमने मान लो कोई सा भी चूना मिलाया, हमने मिलाया CaO, कौन सा चूना है
ये है बिना बुझा हुआ चूना, जो केवल चूना पत्थर को भट्टे में गर्म करके बनाया था हमने। ये जल से क्रिया करेगा और क्या बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी वाटर सोल्यूबल नहीं होता है, ठीक है भाई। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अब क्या होगा, वापस कार्बनिक अम्ल से क्रिया हो जाएगी। ये कहां से आ गया कार्बनिक एसिड भाई, ऑर्गेनिक एसिड कहां से आ गया, ये कार्बनिक एसिड। इसको ऑर्गेनिक नहीं बोलेंगे, सॉरी, इसको ऑर्गेनिक नहीं, इसको बोलेंगे कार्बनिक एसिड ही बोलेंगे, क्योंकि ये ऑर्गेनिक होता नहीं भाई, इसको बोलेंगे कार्बनिक एसिड। ये कार्बनिक एसिड कहां से आता है, जब जब जीवाणु सड़ते हैं CO2 गैस निकलती है, जल से क्रिया करती है, कार्बनिक अम्ल बनाती है। तो ये कार्बनिक अम्ल इस वाले चूने से, बुझे हुए चूने से क्रिया करेगी तो क्या बना देगी, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और एकमात्र यही चूना होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो जल में घुलनशील होता है, तो इसकी हो जाएगी लेचिंग। ऐसे ही मान ले CaCO3 है, CaCO3 क्या करेगा, वही कार्बनिक अम्ल इसके साथ क्रिया कर लेगा, जो कैसे बन रहा था भाई कार्बनिक एसिड, जीवांश पदार्थों के अपघटन से, ऑर्गेनिक जो मैटर उसके अपघटन से बन रहा था, CO2 से क्रिया करके जल की, है ना भाई। तो ये भी वही क्या बना रहा है, CaSCO3। तो ये क्या कर सकते हैं, CaSCO3 यही अम्लीय मृदा को सुधार सकते हैं, क्योंकि इन्हीं में लीचेबल क्वालिटी होती है, नीचे जाने की क्वालिटी होती है, किसी को रिप्लेस करने की क्वालिटी होती है। इसके बाद में है मृदा कोलोइड्स के साथ क्या विक्रिया करेंगे, देखो मृदा कोलोइड्स या मृदा के जो कण है वहां पर क्या विक्रिया करेंगे। तो मृदा में जैसे ही चूना मिलाओगे, कैल्शियम आयन कोलाइडी कणों पर अधिशोषित हाइड्रोजन आयनों को, चूने में क्या है कैल्शियम आयन, हाइड्रोजन आयनों को हटाना हमें, हाइड्रोजन हटाओ कैल्शियम लाओ, मृदा बचाओ। मतलब यहाँ अम्लीय मृदा को बचाने के लिए क्या करना हमें, हाइड्रोजन को हटाना है, कैल्शियम को लाना है। तो जैसे हमने चूना मिलाया, कैल्शियम आयनों ने क्या किया, कोलाइडी कणों पर जो हाइड्रोजन थे उनको हटा दिया और अम्लीयता को क्या कर दिया, इन्होंने कम कर दिया भाई। अब ये रिएक्शन से सारी की सारी रिएक्शन अभी देख लेते हैं हमने कौन कौन से चूने मिलाए, उससे क्या रिएक्शन हुई। एक तो सब में कॉमन है, ये आप इसको देखिए, ये कॉमन है बेटा। ये कॉमन क्यों आई सारी की सारी, क्योंकि मृदा कणों पे क्या है, ये मिट्टी के कण है, मिट्टी के कण है, मिट्टी के कण है, मिट्टी के कण, इसके ऊपर क्या पाई जा रही है, हाइड्रोजन पाई जा रही है। क्यों, क्योंकि अम्लीय मृदा में समस्या किसकी होती है, हाइड्रोजन आयनों की। तो हमारा उद्देश्य क्या है, हाइड्रोजन हटाओ कैल्शियम लाओ, या मैग्नीशियम ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाइड्रोजन हटाओ कैल्शियम लाओ, मृदा बचाओ, मतलब अम्लीय मृदा को सुधार दो। तो ये आम ने एक चूना डाल दिया, कौन सा वाला चूना, ये बुझा हुआ चूना, है ना भाई, सेलेक्ट लाइन CaOH का उल्टवाइज। तो देखिए सेम हो रहा है, ये कैल्शियम क्या कर रहा है, इन दोनों हाइड्रोजन को हटा दे रहा है। तो यहाँ पर देखो क्ले के ऊपर कौन आ गया, मिट्टी के कणों पे कैल्शियम, और वो हाइड्रोजन क्या बना देंगे, जल बना देंगे, मतलब पानी बना देंगे। तो ये वाला चूना मिला है, लगभग सेम रिएक्शन आती है, सारी रिएक्शन सेम है बेटा। अगर यहाँ पर वो वाला चूना है जहां पर CO2 या CO3 है, तो वहां पर CO2 गैस निकल जाएगी, CO3 है तो, और नहीं है तो केवल पानी निकल जाएगा, बस सब सेम रिएक्शन है। अगर ये वाला वही क्ले के ऊपर हाइड्रोजन है और हमने ये वाला चूना मिला दिया, ये वाला चूना कब बना था, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कार्बनिक अम्ल से क्रिया हो जाए, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट की भी कार्बनिक अम्ल से क्रिया हो जाए, तो ये घुलने वाला चूना बन जाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट वही करने वाला है, मिट्टी के कण पे क्या छोड़ देगा, कैल्शियम, और निकल गया पानी, और कार्बोनेट आ गया ना, मैंने कहा जहां कार्बोनेट आ जाए वहां पर CO2 भी निकलने वाली है। तीसरा CaCO3, अगर चूना पत्थर को बहुत बारीक पीस दे हम, या फिर मार्ल खड़िया वगैरह ले ले, तो वो भी कैसे रिएक्शन करेंगे, वो क्ले के ऊपर जो हाइड्रोजन उनको हटा देंगे और वहां पर क्या छोड़ देंगे भाई, कैल्शियम छोड़ देंगे, और जल और CO2 क्यों आया, क्योंकि यहाँ CO3 है, जिस भी चूने में CO3 आएगा वहां पर CO2 जरूर निकलेगी। अगर नहीं आया CO3, जैसे इसमें नहीं आया, तो केवल जल निकलेगा, जल तो सब में निकलेगा, लेकिन अगर CO3 आ गया तो CO2 और निकलेगी। अगर आपने डोलोमाइट मिला दिया, याद है डोलोमाइट, CaCO3 MgCO3 और डोलोमाइट, तो वो भी क्या करेगा, हाइड्रोजनों को दोनों को हटा देगा और कैल्शियम मैग्नीशियम ले आएगा। मैंने कहा था हाइड्रोजन हटाओ कैल्शियम लाओ चाहे मैग्नीशियम लाओ, लेकिन मृदा बचाओ। तो हाइड्रोजन हटना ही मुख्य उद्देश्य। तो यहाँ डोलोमाइट ने भी क्या किया, कैल्शियम मैग्नीशियम मृदा कणों पे छोड़ दिया, जल और CO2 निकल गई और मृदा आपकी सुधर गई भाई। अब चूने का मृदा पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले चूना डालने पे अम्लीय मृदा पे क्या क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहले भौतिक प्रभाव। भौतिक प्रभाव में चूना डालने से भारी मिट्टी, जो हेवी सोइल्स होती है, काली मिट्टी होती है, वो कैसी हो जाएगी भाई, दानेदार हो जाएगी। उसकी संरचना क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, दानेदार हो जाएगी। इसके अलावा अगर पहले से ही, इसके अलावा मृदा का स्थूल घनत्व जो है ना, स्थूल घनत्व जानते हो, बल्क डेंसिटी, एक निश्चित आयतन, एक जो डेफिनेट वॉल्यूम है उस मिट्टी का कितना वजन है, तो ऊपर तो आ जाता है वजन, नीचे आ जाता है उसका आयतन। जैसे 1 लीटर आपने 1 लीटर का पात्र है, जहां 1 लीटर पानी आ रहा है ना भाई, 1 किलोग्राम पानी आ रहा है, इसको 1 लीटर 1 किलोग्राम एक ही बात होती है, पानी के लिए सेम होता है। तो वहां पर मिट्टी कितनी आएगी उस बर्तन के अंदर, उसी को बोलते हैं बल्क डेंसिटी। तो जो चूना है, मृदा का जो बल्क डेंसिटी स्थूल घनत्व है, उसको क्या कर देगा, घटा देगा। घटाएगा कैसे,
घटाने का मतलब उसके अंदर हवा और पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, तो वजन कम हो जाएगा, ऊपर वजन आ रहा है, नीचे उसका आयतन आ रहा है, तो बल्क डेंसिटी क्या होगी, अपने आप ही घट गई। तो चूना मिट्टी का क्या करता है, बीडी को घटा रहा है, इनफिल्ट्रेशन को बढ़ा रहा है। इनफिल्ट्रेशन क्या होता है, मृदा में जल का प्रवेश, एंट्री ऑफ द वाटर इनटू द सॉइल, इनफिल्ट्रेशन कहलाता है। मतलब मिट्टी में पानी के जाने को भी बढ़ा देगा और पानी की परकोलेशन को बढ़ा देगा। परकोलेशन क्या हो गया, परकोलेशन का मतलब जो मिट्टी की एक होराइजन है वहां से पानी दूसरे होराइजन में जा रहा है, तो उसको भी बढ़ा देगा। तो पानी के घुसने को, ये तो वाला वर्ड होता है ना, ये आता है एंट्री के लिए, एंट्री भी बढ़ा देगा और घुसने के बाद में नीचे जाने की मात्रा को भी बढ़ा देगा चूना। तो बीडी को क्या कर रहा है, ये बीडी को घटा रहा है, मतलब हवा पानी की गैप बढ़ा रहा है मृदा कणों के बीच में चूने की वजह से, जिससे इनफिल्ट्रेशन भी बढ़ रहा है, परकोलेशन भी बढ़ रहा है। एक कटाव कम हो जाएगा, मिट्टी का क्या होगा, जुड़ाव हो जाएगा चूना डालने से, अम्लीय मृदा में अच्छी जो है ना बाइंडिंग आ जाएगी, बाइंडिंग कैपेसिटी हो जाएगी, इससे भी मृदा कटाव रुक जाएगा। अच्छी वृद्धि होगी, क्योंकि अम्लीय मृदा में हाइड्रोजन की समस्या थी, आपने चूना डाल दिया, समस्या खत्म, तो पौधों की वृद्धि अच्छी हो जानी है। मृदा के वायु और जल संचार भी सुधर जाएंगे बेटा, मतलब एरेशन और जो आपका जो पानी का चलना है इसमें भी काफी सुधार हो जाएगा बेटा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि गैप बढ़ जाएगा। रासायनिक प्रभाव क्या क्या पड़ने वाला है, जो आयन पहले नहीं मिल रहे थे, है ना, वो शुरू हो जाएंगे मिलना। जैसे हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन की क्या हो रही थी, टॉक्सिसिटी आ रही थी, विषैला प्रभाव आ रहा था, अब वो विषैला प्रभाव क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा। हाइड्रोक्सिल आयन बढ़ जाएंगे, तो हाइड्रोजन तो हो गए कम, हाइड्रोक्सिल क्या हो गए भाई, बढ़ गए चूना डालने से। पीएच मान बढ़ जाएगा, एसिडिक थी, पीएच 7 से कम था, अब बढ़ जाएगा चूना डालने से। नंबर 4, ये जो पहले ज्यादा मिल रहे थे, एफई ज्यादा मिल रहा था अम्लीय मृदा में, एल्यूमिनियम मैंगनीज, इनकी विलेयता हो जाएगी कम, यानी कि इनकी अवेलेबिलिटी या उपलब्धता हो जाएगी कम। कैल्शियम मैग्नीशियम पोटेशियम ये कम मिल रहे थे, इनकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी अब चूना डालने से। और फास्फोरस मोलिब्डेनम की उपलब्धता भी बढ़ जाएगी चूना डालने से। चूना पोटेशियम को पौधों के पोषण के लिए भी, मतलब पोटेशियम भी मिलना शुरू हो जाएगा। चूना कार्बनिक पदार्थ का अपघटन, जो जीवांश पड़े, कचरा पड़ा है, जो फसलों के अवशेष पड़े, जंतुओं के अवशेष पड़े, उनका भी अपघटन करके और नाइट्रेट की प्राप्यता बढ़ा देता है, नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी को बढ़ा देता है। अब आगे बायोलॉजिकल इफेक्ट, जैविक प्रभाव क्या क्या पड़ने वाले, जीवों पे क्या फर्क पड़ेगा। तो अम्लीय मृदा में चूना देने से जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी सक्रियता बढ़ जाती है, और ये सारे के सारे ज्यादातर सूक्ष्म जीव क्या होंगे, सारे के सारे लगभग ये बेटा फायदेमंद होते हैं। कोई नाइट्रीकरण करता है, कोई आगे बेटा फिक्सेशन करता है नाइट्रोजन का, वो करता है। इसके अलावा जो वायुजीवी बैक्टीरिया है, वायुजीवी कौन से, जो वायु ऑक्सीजन की उपस्थिति में रहते हैं, उनकी सक्रियता भी बढ़ जाएगी और जीवांश पदार्थ का विच्छेदन ज्यादा होने लग जाएगा। अमीनीकरण, अमीनीकरण होता है एमिनो एसिड्स का बनना, प्रोटीन का टूटना, तो एमिनीकरण, अमीनो एसिड्स बनने शुरू हो जाएंगे, प्रोटीन टूटना शुरू हो जाएगी जीवांश पदार्थ की। अमोनिकरण क्या होता है, अमोनिया का बनना, अमोनियम का बनना, अमोनिया का बनना, और इसके साथ साथ ही सल्फर का ऑक्सीकरण भी, SO4-2 बनना भी बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ चूना नाइट्रेट स्थिरीकरण, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन को भी बढ़ा देगा और नाइट्रीकरण को भी बढ़ा देगा। ये दोनों अलग अलग टर्म है भाई। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, वायुमंडल की नाइट्रोजन का राइजोबियम के द्वारा या कोई भी नॉन बायोलॉजिकल एक्टिविटी के द्वारा मिट्टी में आके नाइट्रेट बनके पौधों को मिलना, ये तो कहलाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। और नाइट्रीकरण क्या होता है, ये अमोनियम से, दो बैक्टीरिया होते हैं, पहले अमोनियम जो होगा उसका ऑक्सीकरण करेगा कौन, नाइट्रोसोमोनास, बनाएगा नाइट्राइट, फिर नेसेंट हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन निकलेगी, मैंने समझाया थोड़ी देर पहले। फिर उसी NO2 का नाइट्राइट क्या होगा, फिर नाइट्रोबैक्टर आता है, बाद वाला बैक्टर नाइट्रोबैक्टर, और उससे बन जाता है लास्ट में नाइट्रेट। तो अमोनियम से नाइट्रेट बनना तो होता है नाइट्रीकरण या नाइट्रिफिकेशन, और वायुमंडल की नाइट्रोजन को फिक्स करना मतलब उसका नाइट्रेट बनाना होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे लवणीय क्षारीय मृदाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय राजधानी, नमस्कार।